जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम 3 से 4 डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात हम करते हैं आईजी पंजाब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक फीमेल एसपी के साथ बैठकर की। मुद्दा ये था, लुबे लबाब ये था कि पुलिस पर, इदारों पर आप ट्रस्ट करें, किसी औरत को दौरान हरासगी कुछ नहीं कहा गया। ये जितनी तस्वीर आ रही है, ये जो कुछ आ रहा है, जितना खवातीन का बेचारियों की अपनी कहानी आ रही है, सब झूठ है और बहुत अच्छा सलूक हुआ है। मैं आपकी, क्योंकि घर की खवातीन मेरी अपनी माएँ बहनें हैं, मैं सिर्फ उन्हीं से गुजारिश करूंगा कि वही आपको समझाएं कि आप कम से कम खवातीन के बारे में तो इतनी गलत बयानी ना करें। मैं आपके सामने आईजी साहब एक स्टोरी रख देता हूँ, एक एपिसोड रख देता हूँ उस सारे में, मुख्तसर सी एक एपिसोड के हुआ क्या है, तो बाकी आप खुद देख लीजिए कि लार्जर लेवल के ऊपर क्या होगा। लिबर्टी मार्केट से तकरीबन 18 के करीब खवातीन के एक ग्रुप को उठाया गया। उठाते हुए उन्हें मारा गया, ज़दोकोब किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें थप्पड़ मारे गए। उनमें से काफी सारी खवातीन के कपड़े फट गए। आधी नंगी वो खवातीन जो है उन्हें एक प्रिजन वैन के अंदर फेंक दिया गया। वैन चलने से पहले खवातीन ने नोटिस किया, क्योंकि एक बच्ची जो प्रेग्नेंट थी उसकी सास जो है वो भी उसी गाड़ी के अंदर थी। उसकी सास ने शोर मचाया कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है, इसको भी उठा लिया गया है। तो दूसरी तमाम खवातीन ने, बेचारियों ने मिन्नत, समाजत, जोर जबरदस्ती जो भी कर सकती थी वो करके, तो उसको प्रिजन वैन के आगे से, जो आगे खड़ा था बंदा, उसको हटा के धक्का दिया। वो नीचे गिरी, उसको कुछ चोटें लगी, लेकिन वो बच गई, उसको दोबारा इन्होंने नहीं पकड़ा। पीछे 17 खवातीन रह गई। इन इन तमाम 17 खवातीन को पहले सड़कों पर घुमाया गया बहुत देर, उसके बाद थाना डीएच में लेकर गया। वहां पर इनको अगले 3-4 दिन रखा गया। वहां पर किन हालात में रखा गया वो ये खवातीन आज नहीं तो कल बाहर आके बताएंगी वहां इनके साथ क्या से कपड़े फटे हुए थे, आदियों के कपड़े पूरे थे और चोटें लगी हुई थी, कोई फर्स्ट एड नहीं थी, कोई चीज नहीं थी। उन्हीं हालात में उन्होंने गुजारा किया। उसके बाद जब इनको वहां से लेके जाया गया जेल, तो इनको कहा गया कि आपको 3-3 के टोले में लेके जाना है। उन्होंने कहा हम खुदकुशी कर लेंगी, छलांग लगा देंगी, हम एक दूसरे को, यहां उन्होंने पकड़ लिया कि हम 3-3 के टोले में नहीं जाएंगे। फिर उनके एहतजाज के ऊपर, और बाहर 1-2 खवातीन के घर वाले खड़े थे क्योंकि उन्हें पता था इस थाने में शायद वो हैं, तो उनको 17 की 17 को कोट लखपत लेके जाया गया। वहां पर कोट लखपत के बाहर शदीद गर्मी में प्रिजन वैन को बंद कर दिया गया। 7 से 8 घंटे वो प्रिजन वैन जो है वो बाहर खड़ी रही। कोई पंखा नहीं, बाथरूम नहीं करने दिया, टॉयलेट तक नहीं जाने दिया, पानी नहीं दिया गया। और जो बाहर खड़े लोग थे वो इन्हें गंदी गलीज गालियां देते रहे, इनकी तहकीर करते रहे। उसके बाद जेल भेजा गया। उसके बाद जब इन अदालत ने इनको छोड़ दिया जेल से, इनके डिटेंशन ऑर्डर खत्म कर दिए, तो औरतों को दोबारा पकड़ के कोट लखपत जेल के आते से ही औरतों को दोबारा पकड़ के थाना चुंग लेके जाया गया। थाना चुंग के अंदर इनको, जो इनमें से जरा कदरे यंगर खवातीन थी, उनको ऊपर वाले पोर्शन पे बुलाया जाता था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो अपने शेर जवानों से पूछ लीजिए कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन थी जो सिर्फ यंगर खवातीन को ही ऊपर बुला के करनी थी, तमाम खवातीन से नहीं करनी थी। तो बहरहाल इन खवातीन के जिस्मों के ऊपर जो इन खवातीन के जिस्मों के ऊपर जिस तरीके के निशान हैं, इन खवातीन के ऊपर जो जुल्म हुआ है, उसकी दास्तान उनमें से कई ने मुझे वॉइस मैसेजेस भी भेजे हैं, अपनी तस्वीर भी भेजी हैं। बदकिस्मती से वो रिलीज नहीं कर सकता, एक तो उनकी रिस्पेक्ट की वजह से, दूसरी बात ये कि वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी अपनी आवाज से, आप उनको फिर धर लेंगे, तो इसलिए ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा कि खवातीन के साथ क्या हो रहा है। आप ये सुन लीजिए कि लतीफ खोसा जो साबिक गवर्नर रहे हैं, हमारी पार्टी से नहीं है, साबिक गवर्नर रहे हैं, एक बड़े वकील हैं पाकिस्तान के, वो क्या कह रहे हैं। ज़ियाउल हक ने फिर मर्दों को मारा था। ये औरतों के साथ जो माशाल्लाह आज हो रहा है, तो अल्लाह माफी दे, ऐसा कभी दौर नहीं आया। तो लतीफ खोसा भी यही कह रहे हैं कि इस तरह का कभी सलूक जो है वो खवातीन के साथ आज तक नहीं हुआ। जिन ज़िया के माशाल्लाह में भी इस तरह का सलूक नहीं हुआ, तब सिर्फ मर्दों को मारा जाता था, तो खवातीन के साथ ये वाला जो सलूक है वो नहीं हुआ। अब मैं अगली स्टोरी की तरफ आता हूँ क्विकली, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। अगली स्टोरी है कि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी हेड है कर्नल आसिम, वो अगवा है, उनका किसी को पता नहीं है। मैं जब चीफ ऑफ स्टाफ था तो कर्नल आसिम को उसी टाइम ट्रैक कर लिया गया था। मैं जब चीफ ऑफ स्टाफ था तो कर्नल आसिम को कुछ इदारों ने ट्रैक करके ये कहा था कि उनको इमरान खान को कौन मिलने आता है,
کب ملنے آتا ہے, کتنے لوگ ملتے ہیں, کیا کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس تمام کی ہمیں رپورٹ دیں. وہ کیونکہ وہ سیکیورٹی چیف تھے اور وہ میری ٹیم کا حصہ تھے, اور انہوں نے آ کے مجھے رپورٹ کیا اور میرے سے پوچھا کہ ان کے لیے کیا آرڈر ہے, کیا وہ یہ ساری انفارمیشن دیں یا نہ دیں. تو میں ہنس پڑا, میں نے کہا کہ اس انفارمیشن سے کسی اور کا کیا لینا دینا ہے, اس سے تو ہماری پرائیویسی خراب ہوتی ہے. تو آپ ان کو واپس یہ پوچھ لیجئے کہ جو آپ کے کام کی انفارمیشن ہے, کیونکہ ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ جو قانون کے خلاف ہے, تو وہ آپ ہم سے پوچھ لیجئے. لیکن یہ کہ کون ملنے آتا ہے, کتنے لوگ ملنے آتے ہیں, کب کب ملنے آتے ہیں, کیوں ملنے آتے ہیں, یہ انفارمیشن شاید جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے کہ خان صاحب کس لیڈر سے کتنی دیر ملتے ہیں اور کیا بات ہوتی ہے. تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ ان کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہوگی کہ اندر کیا بات ہوتی ہے. اب اندر تو میں بھی نہیں جاتا تھا, اور اسی لیے نہیں جاتا تھا کہ وین یو ہیو مور انفارمیشن تو پھر آپ کو وہ دینی بھی پڑتی ہے کہیں نہ کہیں. مین یا آپ کو پکڑ کے زبردستی لی جاتی ہے, آپ کی ٹھکائی کر کے, یا آپ کو پریشر ڈال کے لی جاتی ہے. تو بہتر ہوتا ہے بہت دفعہ کہ آپ زیادہ انفارمیشن اپنے پاس رکھیں ہی نہ. تو اسی لیے جو کرنل عاصم تھے ان کو بھی ہم نے تھوڑا سا اس جگہ سے ان کو کہا کہ جو بالکل کلوز سرکل ہے اس سے آپ بھی ذرا تھوڑا سا اس سائڈ پہ ہو جائیں, تاکہ آپ کے پاس زیادہ نہ انفارمیشن آئے, نہ آپ پہ پریشر ڈالا جائے. تو وہ ٹریک میں بہت دیر سے تھے, ان کے اوپر پریشر بہت دیر سے تھا, ان کو تنگ بہت دیر سے کیا جا رہا تھا. اب انہیں ابڈکٹ کر لیا گیا ہے, گاڑیاں خان صاحب کی چھین لی گئی ہیں. لارجر گیم پلان میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا, لارجر گیم پلان یہی ہے کہ عمران خان کو ہر صورت نااہل کرنا ہے. اس کے لیے ایک سائڈ یہ سوچی جا رہی ہے کہ انہیں ملٹری کورٹ کے تھرو ٹرائی کر کے, جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اس کے تھرو ٹرائی کر کے انہیں فارغ کیا جائے اور ان کے خلاف بیانات لیے جائیں. یہ میں نے کئی دن پہلے سے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ سارے پلان بنائے جا رہے ہیں, ایگزیکیوشن کسی ایک کی ہونی ہے. حامد میر صاحب نے آج بیان دیا ہے, آپ کے سامنے ان کا بیان, کہ ان کو شاید ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جائے گا, یہ ان کا بیان ہے, اور ان کے اپنے ہی لوگوں سے ان کے خلاف گواہیاں لے کے تو انہیں سزا دی جائے گی. پرپز کیا ہے سارے کام کا؟ پرپز اس سارے کام کا یہ ہے کہ عمران خان کو اگلے 5 سال کے لیے نااہل کر کے یا قید کر کے الیکشن سے باہر کیا جائے. جو میں نے کل کہا تھا, 70 سال کے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ 75 سال کے ہو جائیں گے تو پالیٹکس نہیں کر سکیں گے, یہ ان کا خیال ہے. اور اس کے بعد سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے, صرف ہم سیاست کریں گے, یہ ان کا آبجیکٹو ہے. اس آبجیکٹو کے لیے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا, اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ فریولس جو کیسز ہیں ان پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹرائی یہ بھی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کروا لیں, تاکہ نہ وہاں پر اس کی ٹرانسپیرنسی اس طریقے سے جتنی ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی عام کورٹ میں کہ میڈیا کو بھی ایکسیس ہوتی ہے, سب کچھ ہوتی, وہ نہیں ہوگی. تو ہم بڑے آرام سے وہاں پر انہیں سزا دلوا سکیں گے. یہ پی ڈی ایم صاحب بہادر جو ہے یہ ان کا پلان ہے سارے ٹولے کا. تو اس لیے عمران خان کے بارے میں ان کا حتمی جو پلان ہے وہ یہی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے بہت سارے تجزیہ نگار, بہت سارے لوگ اب 9 مئی میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ آپ ہی سن لیجئے. حامد میر صاحب کیا کہتے ہیں آپ سن لیجئے. آپ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف ایک سیاسی مکتبہ فکر پہ ڈالے جا رہے ہیں, اور انہی کے لوگ جو ہیں وہ روز ٹی وی پہ آگے اعلان کر رہے ہیں جی کہ ہم سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں, اور جن کو سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف سے ابھی تک اعلان سامنے نہیں آیا. حامد میر صاحب نے بھی بالکل یہی کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ کسی ایک جماعت پر ڈال کے یہ جو ایجنڈا ہے یہ 9 مئی نہ ہوتا تو پھر کچھ اور ہوتا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہونا ہی ہونا تھا. 9 مئی کا واقعہ افسوسناک تھا, ہر شخص نے اس کی مذمت کی ہے, میں نے بھی کی ہے, تمام لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں. اصل سوال ہے اس کے پیچھے تھا کون, اس کا آبجیکٹو کیا تھا. اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نہیں تھی, اس کے پیچھے کوئی اور تھا, اور ایجنڈا تھا پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا. اس کے ساتھ ہی جو اگلا پوائنٹ ہے جو آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر ہے, اور یہ خبر اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس سے شاید اگلا جو لینڈسکیپ ہے پولیٹکس کا وہ چینج ہوگا. اور وہ خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی انفارچونیٹلی چھٹی کروا دی ہے. آئی ایم ایف نے پاکستان کو فائنلی یہ بتایا ہے کہ آپ کے ہاں, کیونکہ ظاہری بات ہے جب ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ بڑی فارمل ہوتی ہے,
IMF हमेशा ये क्लेम करता है और ये उनकी पोजीशन होती है कि वो किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत के अंदर वो अमल दखल नहीं लेते। इसलिए IMF ने अपनी उस पोजीशन को बरकरार रखते हुए इन राइटिंग के अंदर इनको ये कन्वे किया है कि अगर आप सियासत में सियासी स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं लाते, अगर आप वक्त पर इलेक्शन नहीं करवाते, तो आपको IMF से कुछ नहीं मिलेगा। अब लोगों को मैं ये समझा दूं कि IMF से मिलने का मतलब क्या होता है, आम लोगों के लिए शायद उनको समझ नहीं होती। IMF कोई बहुत ज्यादा कर्जा नहीं देता। IMF आपको कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं देता, ये ज़हन में रखिएगा। IMF से जो पैसा मिलता होता है वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन IMF एक प्रोग्राम होता है। एक पूरी दुनिया के अंदर IMF एक इदारा है जो बेसिकली जब किसी को कर्ज देता है तो उसके साथ साथ एक पूरा प्रोग्राम उनके साथ बैठ के मुरतब करता है। दूसरे लफ्जों में आप ये कहें कि उनके साथ शराइत तय करता है और फिर उसकी कड़ी निगरानी करता है कि आप वो शराइत पूरी कर रहे हैं कि नहीं। बाकी बैंक आपको कर्जा देते हैं लेकिन वो आपके ऊपर उस तरीके से वॉच डॉग नहीं होते, वो आपके ऊपर उस तरीके से निगरानी आपकी नहीं करते। तो IMF जब आप उसके पास जाते हैं और आप कहते हैं कि हमें कर्जा चाहिए, हमारी मैशत नहीं चल रही, तो आपको कहते हैं कि अच्छा आप वापस कैसे करेंगे, आप अपनी मैशत बेहतर कैसे करेंगे, आप इसमें से निकलेंगे कैसे। तो आपके साथ बैठ के तय करते हैं कि अच्छा आप ये करेंगे, आप टैक्स ज्यादा लगाएंगे, आप कीमतें ज्यादा करेंगे, आप ये करेंगे, आप मुल्क के अंदर जो है वो ह्यूमन राइट्स खराब नहीं करेंगे, ताकि क्योंकि जब ह्यूमन राइट्स खराब होते हैं, मुल्क के अंदर इंतशार होता है, तो इंतशार से सबसे पहले जो चीज मुतासर होती है वो कारोबार और रोजगार होता है। क्योंकि जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, जैसे आप देखते होंगे किसी जगह पर बहुत लड़ाई हो तो लोग कहते हैं वहां नहीं जाना, वहां बहुत खून खराबा है। इसी तरीके से इन्वेस्टर भी नहीं जाना चाहता जहां पर ये सब कुछ हो रहा हो कि खवातीन, बच्चों, बूढ़ों को पकड़ के फेंटी लगाई जा रही, उठा के जेलों में डाला जा रहा है, 10,000 वर्कर अंदर है, किसी को पता नहीं इसका कल को मुस्तकबिल क्या है। किसी ने चंदा दे दिया कभी PTI को तो उसकी फैक्ट्री बंद कर दी जाए, उसका कारोबार बंद कर दिया गया। अब आमिर डोगर है या अली नवाज अवान है, अगर उनके कारोबार बंद किए तो उनके कारोबारों से और लोगों के कारोबार जुड़े हुए हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो इन्वेस्टर निकल जाता है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है, इंस्टेबिलिटी आती है तो इकोनॉमी नीचे जाती है। तो IMF का जो प्रोग्राम है वो तो होता ही इसलिए कि आपकी इकोनॉमी ऊपर जाए। तो जब IMF आपको भले थोड़ा कर्जा देता है, लेकिन क्योंकि वो आपको मॉनिटर करता है, और अगर IMF आपको कर्जा दे रहा है और वो सेटिस्फाइड है आपकी चीजों से, तो दुनिया के जो दूसरे इदारे होते हैं, एशियन बैंक है, आपका वर्ल्ड बैंक है, आपके जितने भी दूसरे इदारे हैं, ये वैसे लैंडर्स हैं जो जहां से आपको कर्जा मिलता है, उन तमाम जगहों पर आपको कर्जा मिलना आसान हो जाता है। क्योंकि जब वो देखते हैं कि IMF के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, IMF इनकी निगरानी कर रहा है और IMF सो फार इनसे सेटिस्फाइड है, तो वो भी कर्जा देते हैं, जिससे आपकी मैशत बेहतर होती है। ऑफ कोर्स उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, उसकी रेटिंग बेहतर होती है आलमी इदारों के सामने। तो IMF के जवाब के बाद महंगाई ऑलरेडी 50% से ऊपर चली गई है। डॉलर इस टाइम 315 रुपए के ऊपर मिल नहीं रहा। आपके सामने बेरोजगारी के हालात जो है वो आपके सामने है। एक्सपोर्ट आपकी नीचे जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर टेस्ला हो या मर्सिडीज हो, उनकी फैक्ट्रियां लग रही हैं। हमारे मुल्क के अंदर सुजुकी कह रही है हमारी गाड़ियां पूरी नहीं बिक रही, और हमें इंपोर्ट नहीं कर पा रहे माल, हमारी फैक्ट्री थोड़े दिन बंद रहेगी। पाकिस्तान में होंडा कह रहा है कि हम अब प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हमारे पास ना इंपोर्ट का माल उस तरीके से आ रहा है, ना आगे गाड़ियां बिक रही हैं। टोयोटा कह रहा है हम 30 दिन के लिए तो कम से कम बंद रखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। हमारी तरफ ये न्यूज आ रही है, दूसरी तरफ दुनिया की न्यूज जो है वो आपके सामने है। तो जब तक हम होश के नाखून नहीं लेंगे, हमको ये समझ नहीं आएगी कि जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे, एक पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हम नहीं लेके आएंगे जिस पर आवाम का एतमाद हो। जब आवाम का एतमाद होगा, इंतशार नहीं होगा, एहतजाज नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मार कुटाई नहीं होगी, तो इन्वेस्टर का एहतराम आएगा, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट होएगा, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा मुल्क के अंदर, तो इन्वेस्टर आएगा तो आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक सर्टेनिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बढ़ेगी, और तभी जाकर आपका मुल्क जो है उसकी इकोनॉमी जो है वो खुशहाल होगी। आप ये नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपने देख लिया, IMF ने भी आपको जवाब दे दिया, इससे पहले दोस्त ममालिक ने भी आपको जवाब दे दिया। अब आपके पास आगे एजेंडा क्या है? आप तो एक ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं। एजेंडा है कि इमरान खान को माइनस करना है हर सूरत, और इमरान खान के लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है। तो मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक ही दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लीजिए। कोई 100-50 बंदे से एक दफा एक जगह बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं। खान साहब भी कह चुके हैं, छोड़ दे जिसने छोड़ना है। इमरान खान ने तो लड़ना है। इमरान खान की आप आज की भी तकरीर देख लीजिए, इमरान खान ने वाजे कहा कि सारे भी छोड़ के चले जाएं, वो खड़े हैं, वो जाएंगे नहीं,
کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ پہ بلیو کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست اصول کی کر رہے ہیں, تو وہ کھڑے ہوں گے. بہرحال آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جو چیزیں ڈسکس کی, اس کا کچھ اس کے ساتھ امپورٹنٹ سٹوریز جڑی ہوئی ہیں جو میں اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.